वन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 112 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में रिवीजन करने का मन होगा तो रिवीजन भी कीजिएगा। सो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 1। और हाँ, पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आप लोग के बीच डेली, ठीक है, एक नहीं डेली हम आप लोग के बीच प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं और तब तक हम प्रोवाइड करेंगे जब तक मेरी सांसें चलती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। एंड सो देखते हैं क्वेश्चन 1 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। एंड पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में किसका महत्वपूर्ण घटक है? यहाँ पे आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का या जीविका दर का, ए या बी? देखिए हाल ही का ऑप्शन ई यहाँ पे मैं सेट नहीं किया हूँ, बट ऑप्शन ई आप लोग समझते ही हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, हाल ही के यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। आरबीसी में 90% क्या होती है? रक्त होती है और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा में होती है। और इसका मृत्यु कहाँ पे होता है? पीलिया में होती है, और जिसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और पीलिया को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संवहन करना। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है और जिसके कारण रक्त का रंग है ना वो लाल होती है। आरबीसी में आरबीसी की कमी से एनीमिया और पीलिया नामक एक रोग भी होती है। देखिए मैंने काफी सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हूँ और ये जितने भी पॉइंट मेंशन किया हूँ काफी सारे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई भी एक फिजूल और कोई भी फर्जी की बात यहाँ पे नहीं है, है ना। मैं देखिए हाल ही का आप लोग के लिए डेली तो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता हूँ, बट जो भी प्रोवाइड करता हूँ सारा एग्जाम के लिए काम का बात करता हूँ। फिजूल का कोई भी टाइम आपको वेस्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। खास करके उस फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जो पहली बार तैयारी करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 2 यहाँ पे देखें, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा एवं कवच का कार्य करता है? यहाँ पे पेशीय ऊतक, संयोजिक ऊतक या एपिथेलियमी ऊतक या तांत्रिक ऊतक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपिथेलियमी ऊतक हो जाएगा, ठीक है। नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, एपिथेलियमी ऊतक घाव भरने का भी कार्य करता है और इसी से शरीर के बाहरी और शरीर के अंदर विभिन्न अंगों का निर्माण करने वाली एक ऊतक भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें और इससे पहले हम आप लोग के लिए क्या लाते हैं, एक ऐप डिजाइन करवाएं। इस ऐप के माध्यम से आपको कुछ दिन में वीडियो वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगा और बहुत ही मिनिमम प्राइस। जैसे कि अगर आपका हिस्ट्री भी कहते हैं केवल 249 देखिए, हिस्ट्री देखिए, ठीक है। साथ में टेस्ट सीरीज भी रहेगा टॉपिक बाय टॉपिक। अगर ये टेस्ट सीरीज है ना 300 ही होगा, आप जो कूपन कोड में 0025 यूज कीजिएगा ये 300 हो जाएगा। और वन टाइम पेमेंट है, जब तक आपका 69 एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ हो गए। तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, साथ में करेंट अफेयर का भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट, डॉट क्लास, मतलब हर वो तरीका से कवर कराएंगे, ठीक है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम बाकी यहाँ पे आगे की ओर देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 यहाँ पे देखने की कोशिश करें, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है? हाथों की कोशिकाएं, पैरों की कोशिकाएं या तांत्रिक कोशिकाएं? और ऑप्शन डी देखिए A+B, और ऑप्शन ई तो आप लोग जानते ही। हाल ही के इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे अगर लंबी कोशिकाएं की बात करें तो तांत्रिक कोशिकाएं होती है, जिसे हम नर्वस सेल भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम वीडियो लेक्चर डिजाइन करेंगे तो नर्वस सेल के बारे में उनका इमेज दिखाने की कोशिश करेंगे। जितना बेस्ट हो सकता है हम इतना बेस्ट आप लोग के बीच देने की कोशिश करेंगे। एंड क्वेश्चन भी आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, बस एक्सप्लेनेशन इसी तरह समझाएंगे हिंदी में, ठीक है ना। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। तांत्रिक कोशिकाएं शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है और इस कोशिकाएं का निर्माण एक बार होती है, अतः इन कोशिकाएं का विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तांत्रिक में ऊतक की इकाई को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और तांत्रिक कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है यहाँ पे, ठीक है। प्रेरक तांत्रिक कोशिकाएं, संवेदिक तांत्रिक कोशिकाएं और बहुध्रुवीय तांत्रिक कोशिकाएं। नौ इस सारे पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, याद रखिए। हाल ही का क्वेश्चन हम एक कराते हैं, जब एक्सप्लेनेशन देखें तो समझ लीजिए 5-6 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करें, क्योंकि क्वेश्चन को किसी और तरीका से घुमा के पूछ लिया जाता है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हाँ स्किप कर दिए, मैं एक्सप्लेनेशन इतना मेहनत से डिजाइन करता हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है अच्छा से पढ़े। क्वेश्चन 4 यहाँ पे देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान होती है। कृषि का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था क्या बढ़ रही है या घट रही है या स्थिर है या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? देखिए भारत में है ना, अगर बात करें कृषि का योगदान अब घट रही है यहाँ पे, ठीक है। सर्विस सेक्टर का है ना, सर्विस मतलब जो सेवा वाले क्षेत्र है उसका बढ़ रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी टिक लगाइए, कृषि का योगदान घट रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक क्षेत्र में।
थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो भारत जैसे विकासशील देशों में सेवाओं का क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है, सेवा मतलब सर्विस वाले क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है, और साथ ही कृषि का योगदान घट रही है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, एंड क्वेश्चन 5 यहाँ पे देखें, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंकों को उधार देती है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? उसे हम बोलते हैं ब्याज दर बोलते हैं क्या? जी नहीं, ब्याज दर नहीं बोलेंगे। बैंक दर बोलते कि नहीं, ठीक है। रिवर्स रेपो दर बोलते क्या? जी नहीं। रेपो रेट बोलते क्या? बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल बैंकों को अल्पकाल के लिए, ठीक है, उधार देते हैं, उसे हम रेपो दर कहते हैं। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 6 एंड 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखें, चाकू से काटा जा सकता है किसको? सोडियम को। लोहा को तो नहीं काट सकते चाकू को, शीशा को भी नहीं काट सकते, सोना को भी नहीं काट सकते, बट सोडियम को काट सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, सोडियम शरीर के अंदर पानी की कमी को पूरा करती है और शरीर के अंगों से दिमागों तक सूचनाओं को आदान प्रदान में सहायक होती है, और मांसपेशियों को सही से काम करने में भी सोडियम की भूमिका अहम होती है। शरीर में सोडियम की कमी से पूरा करने के लिए नमक का एक प्रमुख सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। नाउ काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई संडे को दे दिया करेंगे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाई जाती है? H2O, या यहाँ पे बात करो O2O, N3O या SO2O? H2O हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब पानी बोलते हैं H2O को। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, यह रंगीन, स्वादहीन, गंधहीन तरल है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर नीचे बात करें तो बर्फ में जम जाती है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बात करें यहाँ पे तो उबल जाती है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, और कैसा क्वेश्चन है एक लाइक करके भी आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट करने का नहीं भी मन है कोई बात नहीं, हम ये नहीं बोलते कि आप थोड़ा सा कमेंट करिए और मेरे को समय दीजिए, बस एक लाइक करके बता सकते हैं। क्वेश्चन 8 यहाँ पे देखें, प्रकाश के छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं परमाणु कहते हैं, या न्यूट्रॉन कहते हैं, पोजिट्रॉन कहते हैं, या फोटोन कहते हैं? इसका आंसर क्या जो फोटोन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, फोटोन को अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्राथमिक कणों की तरह मूल कणों का माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, एंड क्वेश्चन 9 देखें, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित होते हैं। एमपी देखिए, ये मैं अल्टरनेटिव टाइप के क्वेश्चन सेट किया हूँ, और कहीं ना कहीं आप लोग के एग्जाम में भी ये सब चीज पूछ लिया जाता है, मगर ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, रेयर केस में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। नहीं तो ये हम एक जैसे कि सीजीएल आपका बिहार सीजीएल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएल हो, तो यहाँ पे या रेलवे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है। आप लोग के क्वेश्चन, आप लोग के एग्जाम में ये सब टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट हम नहीं करते हैं, मगर हम कभी कभी सेट कर देते हैं, ताकि आप लोग के एग्जाम में रेयर केस में ये क्वेश्चन दिख भी जाता है, और पिछली बार दिखा भी था ना। थोड़ा सा देखिए, एम्पियर के नियम को कहते हैं, फेराइट के नियम को कहते हैं, ओम को नियम को कहते हैं, या कुलाम को नियम को कहते हैं? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुलाम का नियम हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, या दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा उनके बीचों की दूरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसे ही हम कुलाम का नियम कहते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे 10 देखने की कोशिश करें, हर्यक वंश के बाद मगध का किस वंश के शासक ने शासन किया था? शिशुनाग वंश, ठीक है, या नंद वंश, मौर्य वंश, या शुंग वंश? इसका आंसर का हम बात करने वाले तो शिशुनाग वंश हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, हर्यक वंश के बाद 412 से बात करें 345 ईसा पूर्व तक मगध शिशुनाग वंश की शासक किया था, और शिशुनाग वंश अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था, इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। और फिर काला अशोक ने वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी बना ली थी, और इसी के समय में दूसरा जो बौद्ध संगीत था आयोजन किया गया था, और शिशुनाग का अंतिम शासक
नंदीवर्धन था। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होने वाला है। एक चीज़ हम आप लोग को बता दें, देखिए अगर आप में से काफ़ी सारे बच्चे रेलवे का भी फॉर्म फिल कर देते हैं, एसएससी का भी फॉर्म फिल कर देते हैं, इवन हम इन सभी का एक अलग चैनल बनाए हैं जो कि रेलवे एसएससी, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, साथ में करेंट अफेयर का भी, ठीक है। तो हाँ, उन सभी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस सेट इसी तरह प्रोवाइड करता हूँ। बट जितना बेस्ट आप लोग को देता हूँ, शायद मेरे ख्याल से उतना समय मैं उन लोगों को नहीं दे पाऊँ, मगर बीपीएससी वाले में मैं बहुत ज़्यादा समय देता हूँ रियली में, अगर बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग को डेली भी प्रोवाइड करता है, बट रेलवे वाला में क्या होता है, मैं डेली नहीं प्रोवाइड करता हूँ, एक दिन गैप करके, एक दिन रेलवे को प्रोवाइड किया तो एक दिन एसएससी प्रोवाइड करा देते हैं, एक दिन करेंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कराते हैं ना। थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें, लेवल किस शासक ने मिथिला में कर्नाटिका वंश की स्थापना किया था, नन्हे देव, बख्तियार खिलजी, हरि सिंह या राजेंद्र चोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन्हे देव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें, पाल वंश के शासक रामपाल शासक काल में नन्हे देव 1057 ईसा पूर्व में मैथिली के कर्नाटिका वंश की स्थापना किए थे और नेपाल का क्षेत्रीय भी इसी इसके अधीन था, और नन्हे देव कर्नाटिका कुला की उपाधि धारण की थी। नन्हे देव का पुत्र का नाम क्या था, गंगा देव एक युग प्रशासक था जिसका राजधानी क्या था, सिमरावगढ़ थे, जो अपने नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित था। ना इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ पे 12 देखें, आजाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय का गठन किया गया था। किसने गठन किया था, राजेंद्र प्रसाद ने? जी नहीं, राजेंद्र प्रसाद तो होगा ही नहीं। ऑप्शन और देखिए, डॉक्टर राम मोहन लोहिया नहीं, सूरज नारायण सिंह नहीं, जयप्रकाश नारायण बिल्कुल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। मार्च 1943 में आजाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार के प्रांतीय कार्यालय का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया था, और आजाद दस्ता का संचालन नेपाल के कोसी नदी के अलकारो के टापू नामक स्थानों पर किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 13, एंड भारत सरकार के सहयोग से गंडक परियोजना किस राज्य को लाभ मिलती है, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, ए या बी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को ही लाभ मिलती है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करें यहाँ पे, भारत सरकार के सहयोग से बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक नदी परियोजना है, जो 1959 के में समझौता के आधार पर नेपाल को भी बांध का निर्माण का त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर, ठीक है, 1969 से बात करें 70 में किया गया था, और बांध का आधा भाग बिहार में और आधा भाग नेपाल में है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें 14, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति वृक्ष पे निवास करते, वृक्ष पे, मोसाई या सकाई या पिग्मी वेदा, ठीक है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन यहाँ पे बात करें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और इससे पहले थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखिए हाल का ये है ना, पिग्मी जनजाति मध्य अफ्रीका कांगो नदी पे पाई जाती है, पर इनसे रिलेटेड मैंने 3-4 जनजाति और मेंशन करके रखा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए। सकीमो जनजाति की बात करें तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड यूएसए में पाई जाती है। रेड इंडिया अगर जनजाति की बात करें यूएसए में देखने को मिलती है। बोरो जनजाति कहाँ पे, तो अमेजन घाटी ब्राजील और पेरू वाले देश में आपको देखने को मिलेगा। बुशमैन कहाँ पे मिलेगा, तो कालाहारी, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। इसका खिजगिरी कहाँ पे मिलेगा, कगिस्तान में मिलेगा, पमीर के पठारों पे मिलेगा। बद्दू कहाँ पे मिलेगा आपको, अरब मरुस्थल पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, एंड 15 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पे गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नन्हा देव, या यहाँ पे बात करें नंगा पर्वत। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है गार्डविन ऑस्टिन को, और ये माउंट एवरेस्ट के पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है। क्वेश्चन 16 यहाँ पे देखने की कोशिश करें, एंड 16 क्वेश्चन है, दल बदल विरोध से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, यहाँ पे 51वां, या यहाँ पे बात करें 52वां या 53 या 54। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो 52वां हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें,
दल बदल विरोध कानून, संसद विधानसभा के सदस्यों की एक पार्टी के दूसरे पार्टी में शामिल होने पे दंडित करता है और संसद ने, ठीक है, इसे 1985 में 10वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया। यहाँ पे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन 617 देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या यहाँ पे बात करें गृह मंत्री के द्वारा। और ऑप्शन ई तो जानते ही, सबसे पहले तो ऑप्शन ई को कर दीजिएगा। हाल का इसका आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रियों के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखिए बारे में देखने की कोशिश करें। क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1957 में किया गया था और केंद्रीय गृह मंत्री के क्षेत्रों का परिषदों का अध्यक्ष होता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें 18 क्वेश्चन है, गंगा नदी के किस जनरल के शासन काल में खोला गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो के काल में, या लॉर्ड रिपन के काल में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विधवा पूर्ण अधिनियम पास किया गया था और पेशवाओं को पेंशन को समाप्त कर, जो पेशवाओं था उसका पेंशन को समाप्त कर दिया था और साथ में प्रत्येक प्रांतों में लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया गया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 19 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। 19 क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, कानपुर में हुआ था, या दिल्ली में हुआ था, या ऑप्शन डी देखे क्या गुजरात में? गुजरात में तो होगा ही नहीं और ऑप्शन ई तो होगा ही नहीं। इसका आंसर की बात करें तो इलाहाबाद में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। आजाद के बाद 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा कानून बनाया था जो स्पेशल, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1957 के नाम से भी जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले 20 क्वेश्चन देखें। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, नरोड़ा है, ए या बी? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए ये आपका मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन में लिया हूँ, तो उसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी मिसलेनियस टाइप के ही मेंशन किया हूँ। जैसे कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था? तो आईएनएस चक्र था यहाँ पे। भारत का प्रथम पनडुब्बी यहाँ पे बात करें, अच्छा परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र था। मैं सिंपल पूछे भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था? तो आईएनएस विक्रांत यहाँ पे। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन था? अग्नि था। और भारत का प्रथम, ठीक है, अवनिक केंद्र कौन सा था? तो तारापुर था। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। अगर आप सही से बात करें, एक क्वेश्चन को साथ अगर बात कर लीजिए एक्सप्लेनेशन पढ़े तो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 50-60 क्वेश्चन हो जाता है। मैं 20 ही क्वेश्चन कराता हूँ, तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ 20 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मगर 20 क्वेश्चन को सही से तोड़ू तो काफी सारा क्वेश्चन हो जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, ओनली फॉर 300 होगा। 0025 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। और देखिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।